गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम बात करेंगे अपने लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। लेंदी लेसन था, बड़ा लेसन है, इसका वेटेज भी ज़्यादा है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, मतलब 12 या 14 मार्क्स का ये अकेला चैप्टर है आपके सिलेबस में। तो जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा था, याद है आपको, डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। सिमिलरली सेकेंड लॉ बोलता है कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होती है, उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट के। जैसे मैंने बोला, वाटर आपने फैला दिया ज़मीन पे, तो जैसे ही वाटर ज़मीन पे फैलेगा इवेपोरेशन होगा। अब आपका जो वेपर बना है वाटर का, अगर आपको उसको दोबारा वाटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेपर को कूल करना पड़ेगा। बिना कूलिंग करे वेपर कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड। सिमिलरली आपने NaCl डाल दिया वाटर में, तो जैसे ही आप NaCl डालोगे वाटर में तो कॉमन सॉल्ट क्या होगा, अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा। अब आपको दोबारा अगर वाटर से NaCl को ऑब्टेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो सेकेंड लॉ बिल्कुल सिंपल है, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है। डेफिनेशन है सिंगल लाइन की, और डेफिनेशन क्या है, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट। हम किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं बिना एनी एक्सटर्नल एफर्ट के। या तो ये लिख दो। सेम दूसरी डेफिनेशन है, दुनिया की सारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा एस टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। पढ़ाया हुआ है कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में, है ना। तो दुनिया की सारी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उसके लिए डेल्टा एस टी, टोटल एंट्रोपी चेंज, हमेशा जीरो से ज़्यादा होता है। ये नहीं बोलना है, कुछ नया बोलना है। तो बिग बैंग थ्योरी आपने सुना होगा फिजिक्स में। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है, यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। उसी के ऊपर पॉइंट है डेफिनेशन नंबर 3, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। मतलब क्या है, यूनिवर्स के सारे पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसलिए आप पढ़ोगे एस्ट्रोफिजिक्स में कि यूनिवर्स क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड का मतलब पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो यूनिवर्स और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। बट मुझसे पूछोगे सबसे अच्छी डेफिनेशन कौन है, तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन ये है, जो मतलब कुछ दमदार लगती है, कि पूरे वर्ल्ड की जो एंट्रोपी है टोटल कैन नॉट बी स्मॉलर देन जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो। इतना सा ही आपके सिलेबस में है डेफिनेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। देखिए बेटा, आज का नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। मतलब ये है गिब्स एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी में क्या रिलेशन है। ये आपके 12th के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो मैं बोल रहा हूँ 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको 11th में सबसे ज़्यादा उन्हीं पे ध्यान लगाना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली 12th पास करनी है अच्छे मार्क्स से। सही है। अब पीछे आपने जो वर्क के डेरिवेशन पढ़े हैं, रिवर्सिबल वर्क, इरिवर्सिबल वर्क, आपने डेल्टा यू पढ़ा, आपने डेल्टा एच पढ़ा, ये कहीं काम नहीं आएंगे 12th में। जो काम आएगा उस पर बोल रहा हूँ मैं शुरू से आपको सिलेबस से ही, ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, एंट्रोपी तो हमें पता है, स्पॉन्टेनिटी, गिब्स एनर्जी हमें पता नहीं है। क्वेश्चन आता है कि गिब्स एनर्जी होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय गिब्स एनर्जी। कई जगह यूज़ हुआ गिब्स एनर्जी का, 12th में, IIT में, मेंस में, मेडिकल में, हर जगह गिब्स एनर्जी आएगी। अब गिब्स एनर्जी क्या है, देखिए, कोई भी सिस्टम जितना मैक्सिमम वर्क कर सकता है उसको हम बोलते हैं उसकी गिब्स एनर्जी। मतलब जैसे एक बच्चा है, और ये एक जो बच्चा है उसकी कैपेसिटी 10 जूल वर्क को करने की है। 10 जूल वर्क करने की उसकी कैपेसिटी है। मतलब ये बच्चा 10 जूल से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता, तो उस बच्चे की जो गिब्स एनर्जी हो क्या होगी, 10 जूल होगी। तो मतलब क्या है, कोई भी सिस्टम, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, केमिकल रिएक्शन हो, बैटरी हो मोबाइल की, पंखा हो, कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम वर्क जनरेट कर सकती हो, उस मैक्सिमम वर्क को हम बोलते हैं उसकी गिब्स एनर्जी। जैसे दो बच्चे हैं, आपने बोला साइकिल चलाइए, एक बच्चा हो सकता है 10 किलोमीटर बाइसाइकिल चला सकता हो,
एक हो सकता है 20 किलोमीटर चला सकता हो, तो जो 20 किलोमीटर चला सकता है उसकी गिब्स एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो सिंपल अब आता हूँ मैं डेफिनेशन पे। मैक्सिमम वर्क डन बाय अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स गिब्स एनर्जी। और सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क किस में आएगा, नेगेटिव में। तो मैंने क्या लिखा है, डेल्टा जी इक्वल नेगेटिव माइनस वर्क। सही है। अभी उसी चीज आपकी जो गिब्स एनर्जी है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनिटी है, इसमें क्या रिलेशन होता है। स्पॉन्टेनिटी किससे डिसाइड होती है, एंट्रोपी से। तो आपकी गिब्स एनर्जी में और एंट्रोपी में क्या रिलेशन है, उसके लिए एक साइंटिस्ट है गिब्स हेल्महोल्ट्ज, उसने इक्वेशन दिया है, इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस करती है गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी के रिलेशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये काम आएगा आपके। और रिलेशन क्या देती है थर्मोडायनेमिक्स, G इक्वल एच माइनस टी एस। जी क्या है, गिब्स एनर्जी है, वो लिख दिया हमने। एच क्या है, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, एंथैल्पी जानते हो आप। टी क्या है, टेम्परेचर, और इसका मतलब एंट्रोपी। अब देखिए आप, फॉर आइसोथर्मल सिस्टम अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो आप क्या लिख दोगे, डेल्टा टी इक्वल 0। आइसोथर्मल सिस्टम के लिए डेल्टा टी क्या होता है, 0। नाउ फॉर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, इक्वेशन 1 कर देता। इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, देखिए अगर आपका सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गया और टेम्परेचर क्या है, चेंज 0 है, आइसोथर्मल है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। इनिशियल स्टेट के लिए आप क्या लिख दोगे, G1 इक्वल H1 माइनस टी S1। आप लोगों टी के आगे 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपने टेम्परेचर क्या कर दिया है, कांस्टेंट। ये सपोज इक्वेशन नंबर ए है। और स्टेट 2 के लिए क्या लिख दोगे, G2 इक्वल H2 माइनस टी S2। ये इक्वेशन नंबर बी। क्लियर है, इक्वेशन ए एंड बी। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन बी से इक्वेशन ए को माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, ये G2 माइनस G1 इक्वल क्या हो जाएगा, H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1। सही है, हो गया। ब्रैकेट ऑफ कर लो, इसको क्या करोगे, डेल्टा जी इक्वल H2 है, ध्यान रखना है ना। तो क्या हो जाएगा, H2 माइनस TS2 माइनस H1 प्लस TS1। इसको यहाँ ले आइए, उसको पीछे ले जाइए आगे। तो डेल्टा जी इक्वल H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, डेल्टा H। सही है, माइनस कॉमन लेना, माइनस क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन है बेटा, डेल्टा जी। क्लियर है। तो यहां जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है अगर टीचर आपको 12th के लिए प्रिपेयर करेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आपके स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। सही है। और या बोर्ड एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ आपके, या प्री बोर्ड में पेपर आ जाए आपका 12th में, या अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखेगा कि भाई 12th के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना है हमें और एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बना रहा है, तो ये जरूर डालेगा डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, है ना। देखिए बेटा, इस डेरिवेशन से 3 चीज़ें निकल के आती हैं। अगर आपका डेल्टा जी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, मैं सिस्टम वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम आप जान करके यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट आपका लगेगा क्लास 12th में। तो मैं रिएक्शन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। रिएक्शन का मतलब सिस्टम ही है बेटा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल है, वो रिएक्शन अपने आप होगी, पॉसिबल होगी। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उल्टा बोल गया मैं ना। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, मींस रिएक्शन इज हाईली पॉसिबल, मतलब वो रिएक्शन इजीली परफॉर्म होगी। अब जैसे मैंने बोला NaCl
रिएक्ट विद वाटर इजीली. वाई? तो 12th में आपको बोलना है बिकॉज डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन इज नेगेटिव. मैंने बोला आपको बेंजीन एक केमिकल होता है, पढ़ा होगा 10th में. बेंजीन नॉट रिएक्ट विद वाटर. वाई? तो आपको बोलना है डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव. सही है. तो वो रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होती है वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉट पॉसिबल. नेगेटिव है पॉसिबल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. लेकिन अगर डेल्टा जी जीरो है तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, वो केमिकल रिएक्शन रुकी हुई है. सही. तो इतना ही आपके सिलेबस में है. डेट वॉज योर लेसन थर्मोडाइनमिक्स. न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिए हैं, बहुत सारे कराए मैंने. फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे पूछना है ना. ओके, थैंक यू.